चलिए तो आज हम बात करें गॉस परमी का चौथा अनुप्रयोग। ठीक है, चौथा अनुप्रयोग क्या कहता है? कह रहा है एक समान रूप से आवेशित, देखें, एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान दें, इसी प्रश्न को पूछा जाता है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण, जो चालक है ना, यहाँ पर कोष भी हो सकता है, तो चाहे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र कहे या एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र कहे, दोनों का मतलब एक ही है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, ये नहीं कि पेपर में आता है तो कहिएगा सर जी ये तो नहीं पढ़ाए थे, तो दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक हो या एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष हो। ठीक है, अब इसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा? एक गोलीय चालक लेना होगा। ठीक है, गोलीय चालक, वृत्तीय चालक नहीं, गोलीय चालक जो चारों तरफ से क्या हो, घिरा हो। जैसे बॉल, बॉल क्या होता है? गोला होता है, स्फेरिकल होता है ना, तो उस तरह का एक बॉल की तरह हम एक चालक लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम को देखें, हमने एक इस तरह से एक गोलीय चालक ले लिया, मान लिया एक गोलीय चालक है। ठीक है, तो जब आप गोलीय चालक लेंगे तो इसकी त्रिज्या होगी, इसका केंद्र होगा, तो उसको भी आप बताएंगे कि ये गोलीय चालक का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है, ये आपको बताना होगा। ठीक, तो ये गोलीय चालक भी हुआ। अब इसमें क्या है? एक समान रूप से आवेशित, मतलब देखिए चालक है तो चालक पर आवेश कहाँ होता है? पृष्ठ पर। कहाँ होता है? पृष्ठ पर। समझिए ये बॉल है, तो इस बॉल का आवेश कहाँ होगा? उस बॉल के ऊपर सतह पर चारों तरफ क्या है? फैला हुआ। ठीक है, तो जब इसके सतह पर आप आवेश को समान रूप से ऐसे वितरित कर देंगे, समान रूप से इसको जब आप ऐसे फैलाएंगे ना, ऐसे, ठीक है, इसको हम कौन सा वितरण कहते हैं? पृष्ठीय वितरण। कौन सा वितरण? पृष्ठीय वितरण, क्योंकि आवेश कहाँ फैला हुआ है? पृष्ठ पर। तो यहाँ पर आवेश समान रूप से पृष्ठ पर फैला हुआ है, तो यहाँ पर आवेश का वितरण कैसा होगा? पृष्ठीय वितरण होगा, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माना एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र क्या है? O और त्रिज्या क्या है? R। उसके पृष्ठ पर आवेश समान रूप से क्या है? फैला हुआ है या वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। ये चीजें आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं उसको, मानेंगे, माना R त्रिज्या व O केंद्र, O केंद्र का एक गोलीय चालक है, जिसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, हमने मान लिया कि एक R त्रिज्या और O केंद्र का क्या है? गोलीय चालक है, और उस चालक के सतह पर आवेश किस प्रकार फैला है? एक समान रूप से वितरित है।
ठीक है। तो जब इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित होगा तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, यहां लिखेंगे वितरित है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। क्योंकि इसके पृष्ठ पर आवेश फैला है, तो जब भी किसी चालक के पृष्ठ पे आवेश फैलता है ना, तो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं और उसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आवेश उसके पृष्ठ पर फैला है, इसलिए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या रहेगा, सिग्मा रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया एक आवेशित गोलीय चालक। अब ये जो गोलीय चालक था वो किस प्रकार का हो गया, एक समान रूप से आवेशित गोली चालक हो गया। ठीक है, पहले हमने एक गोली चालक लिया जिसका केंद्र O और त्रिज्या R माना, फिर उसके पृष्ठ पर आवेश को क्या किया हमने, समान रूप से वितरित कर दिया। तो अब इस गोली चालक का नाम क्या हो गया, एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक हो गया ये। क्लियर। अब इस गोलीय चालक के कारण, अब इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, यानी ये पूरा गोलीय चालक कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो इसके कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र को निकालें तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने की 3 संभव स्थितियां हैं। 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर इसके कारण आप वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट जो है वो इस गोली चालक के बाहर होगा, ये जो इस गोली चालक से कहां होगा, बाहर। दूसरा पॉइंट हो सकता है इस गोली चालक के पृष्ठ पर हो, ठीक। और तीसरा पॉइंट हो सकता है इस गोली चालक के अंदर हो। समझ आया बात, यानी इस आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो 3 जगह हम ज्ञात कर सकते हैं। यही 3 संभव बनेगी, स्थितियां बनेंगी। क्लियर। तो अब प्रश्न क्या आता है, प्रश्न हो जाता है एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण उसके बाह्य बिंदु पर, मतलब गोलीय चालक के बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ये भी हो सकता है एक आवेशित गोलीय चालक के कारण उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये भी हो सकता है गोलीय चालक के कारण उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, या उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, मतलब ये 3 तरह के प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं, एक इसके बाहर, एक उसके पृष्ठ पर और एक उसके अंदर। यानी 3 स्थितियां हमारे पास संभव हैं। तीनों स्थितियों पे बारी बारी से हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पे करेंगे, फिर पृष्ठ पर करेंगे, फिर आंतरिक बिंदु पे करेंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर हम लिखेंगे इस गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की 3 स्थितियां क्या है, संभव है। 3 स्थितियां यहां पर संभव हैं। क्या लिखेंगे, आवेशित गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की 3 स्थितियां संभव है। अब 3 स्थितियां कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति। पहली स्थिति क्या है, बाह्य बिंदु पर, क्या है, बाह्य बिंदु पर। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी गोली चालक के बाहर किसी बिंदु पर। ठीक, दूसरा है पृष्ठ पर, कहां पर,
पृष्ठ पर, यानी अगर गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो क्या होगा। और तीसरा है आंतरिक बिंदु पर, मतलब गोली चालक के अंदर वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यही तीन स्थितियां आपके पास संभव हैं जहां पर इस गोली आवेशित गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एग्जाम में ये तीनों स्थितियों को पूछा गया है, कोई एक स्थिति पूछी जाती है तो ज्यादातर संभावना बाह्य बिंदु पर होता है। यही पूछा जाता है कि आवेशित गोली चालक के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, या बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। ठीक है, बाह्य बिंदु पर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर बहुत कम चांस बनते हैं, और कितना होता है तो भी सामने आपको दिखेगा क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर हम बाह्य बिंदु पे निकालते हैं तो हमारा पहला स्थिति यहाँ पर संभव होता है। पहली स्थिति हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो क्या है, बाह्य बिंदु पर, ये पहली स्थिति हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब देखिए पहली स्थिति कैसे फाइंड किया जाता है। अगर मान लीजिए कि यह बिंदु गोली चालक आवेशित गोली चालक के क्या है, बाहर है, ये बिंदु जो है इस आवेशित गोली चालक के क्या है, बाहर है, तो आपको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस गोली चालक के जो आवेश हैं उन आवेशों को क्या करना होगा, परिबद्ध करना होगा, क्योंकि गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, क्योंकि ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं, और गॉस प्रमेय में आवेश क्या होने चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। जब तक आवेश परिबद्ध नहीं होगा तब तक आप गॉस प्रमेय अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए आपको इन आवेशों को क्या करना होगा, परिबद्ध करना होगा। जब तक ये आवेश परिबद्ध नहीं होंगे आप बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर। तो यहाँ आवेश को परिबद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी होगी जिससे ये आवेश क्या हो, परिबद्ध हो जाए। तो गॉसियन पृष्ठ कैसे खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए जो इस आवेश को परिबद्ध कर सके। ठीक, और दूसरी चीज बंद होना चाहिए। तीसरी चीज वो उस बिंदु से जाना चाहिए जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो गॉसियन पृष्ठ इसी बिंदु से होकर जाना चाहिए और वो बंद होना चाहिए और उसके अंदर ये आवेश क्या हो जाना चाहिए, परिबद्ध हो जाना चाहिए। ठीक है, यही गॉसियन पृष्ठ की विशेषता भी है, आप लोग को पीछे पढ़ाया भी गया है। तो हम एक गॉसियन पृष्ठ की यहाँ पे रचना कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इस तरह का एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर दें, इस तरह का, ध्यान दीजिएगा, यह एक टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, बहुत टेढ़ा। चलिए हो गया। ठीक है, हमने गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर दिया। अभी थोड़ा सा रुक जाइए इसको। हो गया ना। अब हम क्या करें, जो पॉइंट है वो पॉइंट इसी पृष्ठ पे होना चाहिए या उस पृष्ठ से ही, इस बिंदु से ही गॉसियन पृष्ठ गुजरना चाहिए। तो ये हो गया गॉसियन पृष्ठ। जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है इसकी भी त्रिज्या होगी, क्योंकि ये पृष्ठ किस प्रकार का गोली है तो इसकी भी त्रिज्या हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो देखिए, इसकी त्रिज्या हम इसके केंद्र से इसकी त्रिज्या ये मान लिए, ये, और इसको हमने मान लिया कैपिटल आर। ठीक है, ये हो गया गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या। ठीक है, अब आवेश इस गोलीय चालक के जो आवेश हैं इस गॉसियन पृष्ठ से क्या हो गए, परिबद्ध हो गए। अब आसानी से
आप इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग आप पढ़ते हैं या गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से कोई भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि बिना गॉसियन पृष्ठ का उपयोग किए आप वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ हर हाल में ड्रा करना होगा। गॉसियन पृष्ठ ऐसा हो जो वस्तु के या उस जिस वस्तु पर आवेश है उस वस्तु के आकार का होना चाहिए। जैसे ये वस्तु किस तरह का है, गोली है, तो गॉसियन पृष्ठ भी कैसा बना, गोली बना। अगर वस्तु लंबाई में है तो गॉसियन पृष्ठ कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा। ये सारी चीजें पिछले क्लासों में आपको बताया गया है जब गॉसियन पृष्ठ हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, कैसे हम वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि केंद्र O से R दूरी का एक क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ ड्रा करेंगे या खींचेंगे जिस पर बिंदु P क्या हो, स्थित हो। इस बिंदु को कोई नाम दे दें, मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने क्या, P। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे यहां पर केंद्र O से R, कैपिटल R, देखिए स्मॉल r इस गोलीय चालक की त्रिज्या है और कैपिटल R इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है। तो केंद्र O से R दूरी पर एक बाह्य बिंदु क्या है, P है, एक बाह्य बिंदु जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। समझ में आ गया, केंद्र O से R दूरी पर, कैपिटल R दूरी पर, ठीक है, एक बाह्य बिंदु क्या है, P है, और उसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया, इसी R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की क्या किया, आपने रचना कर दिया, ज्ञात करना है। तो R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। क्या करेंगे, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे जिसकी त्रिज्या क्या होगी, R होगी। जब इस पृष्ठ की रचना करेंगे तो बिंदु P कहाँ होगा, उस गॉसियन पृष्ठ पर होगा। कहाँ होगा, उस गॉसियन पृष्ठ पर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, P के चारों ओर, ये जो P पॉइंट है इसके चारों ओर एक छोटा सा क्या लेंगे, पृष्ठ ले लेंगे। P के चारों तरफ एक छोटा सा क्या लेंगे, पृष्ठ लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पूरे गोलीय गॉसियन पृष्ठ के कारण नहीं निकालेंगे, उसके छोटे से पृष्ठ के कारण पहले बात करेंगे। तो ये छोटा सा हमने पृष्ठ ले लिया जिसका अनुमान क्या है, DA है, तो उसकी दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, जिसे हम वेक्टर DA लिखते हैं। अच्छा, ये धन आवेश है, गोली चालक पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है, और धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर, यानी इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। देखिए कट गया, ये P है, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा। दोनों की दिशा क्या है, सेम है, तो दोनों के बीच कोण बनेगा, क्या बनेगा, 0। यहाँ पर कोण हो गया 0। तो बिंदु P का जो ये पृष्ठ अवयव DA है भाई, DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की हम क्या करेंगे, गणना करेंगे कि इस छोटे से पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बिंदु P के पृष्ठ अवयव
डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। उस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो देखिए, क्योंकि पृष्ठ छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? छोटा होगा। तो छोटे के लिए हमने क्या लगाया? डी फाई इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर डी ए डॉट वेक्टर, यही होता है, ठीक है। इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक तो छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला है, तो जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की बात करेंगे तो ऐसे ही छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब जोड़ेंगे तो ये पूरा गोलीय गॉसियन पृष्ठ बनेगा। तो यहां लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। चूंकि गॉसियन पृष्ठ कैसा है? बंद है। गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है? बंद होता है। तो यहाँ पर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। जब संपूर्ण की बात आती है, ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों को जोड़ने की बात आती है, तो क्या करते हैं? समाकलन का चिन्ह यूज करते हैं। तो दोनों तरफ क्या करिएगा? समाकलन करिएगा। तो समाकलन का चिन्ह ये है, ये हो गया डी फाई इक्वल टू, इधर भी समाकलन वेक्टर डी ए डॉट वेक्टर, दोनों तरफ समाकलन कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स जुड़ जाएंगे। चूंकि गॉसियन पृष्ठ हमारा बंद होता है तो यहाँ पर समाकलन में ये बंद का चिन्ह लगा देंगे ऐसे, इसको हम बोलने लगते हैं बंद समाकलन। अब ठीक है, पहले क्या बोल रहे थे? समाकलन। अब क्या हम बोलेंगे? बंद समाकलन, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ कैसा है? बंद है। तो बंद के लिए हम ये साइन यूज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका जब बंद समाकलन करेंगे तो डी और समाकलन के बीच में कोई अंक नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई राशि नहीं है। तो डी जिसके साथ है वही राशि आ जाती है। डी किसके साथ है? तो यहाँ पर क्या आएगा? ये इसका रूल है, ध्यान रखिएगा। इक्वल टू, यहां देखिए वेक्टर डी ए डॉट वेक्टर ई का फॉर्मूला होता है क्या? डी ए ई कॉस थीटा। इतने का डॉट प्रोडक्ट इतना होता है, फर्स्ट ईयर क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम क्या लिखते थे? ए बी कॉस थीटा। यानी वेक्टर ए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, और ए और बी के बीच का कोण cos थीटा। उसी तरह से वेक्टर डी ए डॉट वेक्टर ई के बीच जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो वेक्टर डी ए का परिमाण डी ए और वेक्टर ई का परिमाण ई, और इनके बीच का कोण cos थीटा। चूंकि इनके बीच का कोण आप देख रहे हैं, देखिए वेक्टर डी ए वेक्टर ई के बीच का कोण क्या है? 0 है। तो आप थीटा के जगह क्या रखेंगे? 0। दिख रहा है ना? देख लीजिएगा, दिख रहा है ना? चलिए, तो इधर हम आ जाते हैं। यहां देखिए, चूंकि थीटा का मान क्या है? तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान, तो ये वैल्यू हो गई है। तो बचा क्या? डी ए, यही बचा। तो देखिए, अभी दिख रहा है ना? फाइव इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, बचा क्या? डी ए ई, डी ए ई, ठीक है। अब देखिए, फाइव इक्वल टू डी किसके साथ है? ए के, तो ई का इंटीग्रल करेगा नहीं, डी जिसके साथ है उसी राशि का इंटीग्रल करेगा। तो डी ए के साथ है तो ए वाले राशि का इंटीग्रल करता है वो। जैसे डी ए के साथ है, ए क्या है? छोटे से इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है,
ठीक है, तो क्षेत्रफल को ही खाली जोड़ेगा, वो ई को नहीं जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? क्षेत्रफल को। तो ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को नहीं जोड़ेगा वो। तो ये ई को क्या करिएगा? बाहर। तो हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल डी ए, ऐसे हो गया। अब ध्यान देना, समझना है यहाँ पे, डी ए क्लोज इंटीग्रल, डी ए क्लोज इंटीग्रल का मतलब ये छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे बहुत सारे छोटे से पृष्ठ होंगे, इसमें सबको जोड़ेगा तो क्या बनेगा? गोलीय, क्या बनेगा? गोला बनेगा। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, तो ये जो है यही कह रहा है कि डी ए जोड़ के जो बनेगा उसका कुल क्षेत्रफल लिखिए। तो उसका कुल क्षेत्रफल क्या होगा? कुल क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई। तो आर कौन सा, स्मॉल या कैपिटल? कैपिटल। कैपिटल का बात हो रहा है ना, इसके पृष्ठ की बात हो रही है, इसके नहीं। अगर इसके पृष्ठ की बात होती तब ना स्मॉल आर होता है। ये है ना गॉसियन पृष्ठ, ये है गॉसियन पृष्ठ। तो इस गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। तो यहाँ पे कैपिटल आर होगा, ध्यान रखिए। स्मॉल आर लिख देंगे ना तो इस गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। हम तो इस गोले का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ना, इसी का ना छोटा सा भाग दिए है। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर रख दीजिएगा। तो फाई इक्वल टू क्या आएगा? ई 4 पाई आर, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद फिर हम गॉस प्रमेय लागू करेंगे। तो गॉस प्रमेय देखिए, समझिए, गॉस प्रमेय से, ठीक है, गॉस प्रमेय की क्या है बताइए? गॉस प्रमेय का सूत्र क्या है? फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही है। चलिए देखिए, इसको हम इक्वेशन 2 कर दे रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान दीजिए। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है? सेम है, फाई फाई है। तो राइट साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां से ई की वैल्यू आप फाइंड करिए। ई की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेजिएगा। तो जब 4 पाई आर स्क्वायर उधर जाएगा तो देखिए 4 तो हो जाएगा ई, हमको वैद्युत क्षेत्र ही निकालना है ना। हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, और वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई। ई का मान ज्ञात करना है, तो हमें ई निकालना है, तो इसको क्या करना होगा? उधर भेजना होगा। तो जब आप इसको उधर भेजिएगा तो फार्मूला आपको कैसा दिखेगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये उधर जाएगा तो 1 बटा हो जाएगा, और इधर पहले से क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। आप चाहिए तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर को एप्सिलॉन नॉट की जगह कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट को आर स्क्वायर की जगह कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस गोलीय एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान मिल गया, ठीक है। अगर ये प्रश्न आता है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तो यही वो मान है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अगर ये आता है तो आप ऐसे, आप ये सब लिख करके आप ऐसे प्रूफ कर देंगे कि बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान इतना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा और प्रोसीड करते हैं। देखिए, अगर हम चाहें तो देखिए 1 बटा एप्सिलॉन नॉट यहाँ रहने दें, 4 पाई को इधर भेजना है,
तो क्या हो जाएगा, Q बटा 4 पाई R, ये हो जाएगा। 4 पाई R स्क्वायर क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या है, गॉसियन पृष्ठ का, और क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, A से, तो हम इसको A लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप A लिखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, Q बटा A ऐसे दिखेगा। और आप सभी को पता है, ठीक है, इस सिग्मा इक्वल टू होता है Q बटा A ही होता है। तो इसके जगह आप क्या लिख देंगे, सिग्मा, तो E इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा पान एप्सिलॉन, सही है। तो ये भी देखिए आ गया, ठीक है। तो देखिए अगर पेपर में आता है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक या गोलीय कोष के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तब तो आप यहाँ तक करेंगे। लेकिन अगर पेपर में आता है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक या गोलीय कोष के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान इतना सिद्ध कीजिए, तो आपको यहाँ तक लाना है, उसके बाद इतना और उसमें ऐड कर देना है, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। इसके बाद हम फिर बात करेंगे पृष्ठ पर, फिर बात करेंगे आंतरिक बिंदु पर, ठीक है। तब तक हम नोट कर लें फटाक से। चलिए, तो अब हम बात करें इसके दूसरी स्थिति का, वो क्या है, पृष्ठ पर गोलीय कोष के बाहरी बिंदु पर तो हमने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अब इसके पृष्ठ पर हम बात करेंगे कि अगर ये बिंदु P जो है इस आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर हो, यानी बिंदु P कहाँ हो, यहाँ पर हो, इस आवेशित चालक के पृष्ठ पर आ जाए, ठीक है। तो देखिए दूसरी स्थिति, पृष्ठ पर अगर पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र पूछेगा तो अब क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब मानिए कि यदि बिंदु P कहाँ हो, आवेशित गोलीय चालक के कहाँ हो, पृष्ठ, तो लिखेंगे यदि बिंदु P आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर हो तो ध्यान देना यहाँ पर, अगर ये बिंदु P यहाँ से कहाँ गया, इस पृष्ठ पर, तो जो एक कैपिटल R है वो किसके बराबर हो गया, स्मॉल r के हो जाएगा, तभी तो पृष्ठ पर आएगा। तो जो कैपिटल R है, ठीक है, वो स्मॉल r के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, जो वैद्युत क्षेत्र निकाले हो ना, उसी में कैपिटल R की जगह क्या रख देना है, स्मॉल r, कुछ नहीं करना है। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पृष्ठ पर पूछता है कि पृष्ठ पर बताइए वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ये हो जाएगा पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। गोलीय आवेशित गोलीय चालक के बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आपने देखा, आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र आपने देखा। अब तीसरा है आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसको भी हम देख लें। तीसरा देखिए, इसका समझिए, तीसरा कंडीशन क्या है, आंतरिक बिंदु पर अगर आपसे पूछा जाता है कि आवेशित गोलीय चालक के आंतरिक बिंदु पर या उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र बताइए, ठीक है, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बोल रहा है, या किसी भी आवेशित गोलीय चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, आपसे अगर ये पूछा जा रहा है तो आप क्या बताएंगे। देखिए अगर ये बिंदु P कहाँ आ जाए, आवेशित गोलीय चालक के अंदर आ जाए,
ठीक है। और अंदर केंद्र से मान लीजिए कितनी दूरी पर है, ये कैपिटल आर दूरी पर है, कैपिटल आर दूरी पर है। यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से क्या है, छोटा है। कैपिटल आर स्मॉल आर से क्या है, और यहाँ इस पॉइंट पर कैपिटल आर स्मॉल आर के क्या था, और इस पॉइंट के लिए आप देखेंगे कैपिटल आर जो था वो स्मॉल आर से क्या था, बड़ा था। यानी जब कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा होगा तो बिंदु कहाँ होगा, बाहरी बाहर, और जब स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर होंगे तो कहाँ होगा, और जब इस कैपिटल आर स्मॉल आर से छोटा होगा तो कहाँ होगा, अंदर। यहाँ पर जो है इस कैपिटल आर इस स्मॉल आर से क्या है, छोटा है, तभी ये बिंदु P अंदर आया है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर है तो आप क्या करेंगे, इसी आर त्रिज्या का एक ऐसे गोलीय गॉसियन पृष्ठ की क्या करिएगा, रचना करेंगे। जब रचना करेंगे तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है, कोई आवेश नहीं है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है। तो देखिए लिखेंगे, यदि बिंदु P, यदि बिंदु P आवेशित गोलीय चालक के अंदर केंद्र O से R दूरी पर, जहां कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर स्थित है, समझ लेना, ठीक है। जहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर से क्या है, छोटा है, इतनी दूरी पर अगर स्थित है तो आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो क्या करेंगे, उसी आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक, खींचते हैं, जिसके अंदर आवेश क्या है, जीरो है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो जब इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र के फार्मूला में आवेश का मान क्या रखेंगे, जीरो। भाई इसके अंदर कोई आवेश नहीं है तो इसके अंदर ये जो आवेश का फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र का, यहाँ पर Q की जगह क्या रखिएगा, तो जीरो रखिएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब गोलीय आवेशित गोली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो, ठीक है। यानी कोई भी चालक है और वह बंद चालक है, मतलब एक ऐसा बंद पृष्ठ बना रहा है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। चालक का मतलब जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ये सब चालक में आते हैं। अगर इनसे कोई इस तरह की वस्तु बनाए जो चारों ओर से क्या करे, उसको कवर करे, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसीलिए जब आप देखेंगे आकाश में बिजलियां चमकती हैं बरसात के समय, तो जो आकाश में बिजलियां चमकती हैं वो भी क्या है, विद्युत आवेश ही है, ठीक है। वो विद्युत आवेश फ्लो करता है जिससे विद्युत धारा बहती है। वही जब किसी इंसान के ऊपर गिरती है ना तो इंसान डेथ कर जाता है, ठीक है। तो अगर बरसात में ऐसी बिजली आपको चमकती हुई नजर आ रही है या दिख रही है, तो आप अपने को अगर सेफ फील करना है तो ऐसे किसी वस्तु के अंदर प्रवेश करें जो चालक का बना हो। किसका बना हो, चालक का, लोहे का बना हो या एल्युमिनियम का बना हो या तांबे का बना हो। उसके अंदर जब प्रवेश कर जाएंगे तो उसके अंदर उस बिजली का कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो उस बिजली का प्रभाव आप पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे बिजली से बचने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं परिरक्षण, इसी को हम बोलते हैं
परिरक्षण। हम लोग क्या करते हैं कि जब बिजली चमकती है तो पेड़ के नीचे भागते हैं या कहीं ऐसे जगह झोपड़ी वगैरह में घुस जाते हैं, तो वहां पर बिजली से आप सेफ नहीं है, क्योंकि वह चालक का नहीं बना हुआ है, उस पर बिजली गिर जाएगी क्योंकि उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। लेकिन कोई वस्तु अगर चालक की बनी है, उसके अंदर अगर आप प्रवेश कर जाएंगे तो आप पर उस बिजली का कोई प्रभाव नहीं करेगा। जैसे कोई फोर व्हीलर खड़ा है, मारुति फोर व्हीलर में चाहे बोलेरो हो, जीप हो, मारुति कोई है, उसके अंदर घुस जाओ, उसके अंदर घुस जाने से आप पर उस बिजली का प्रभाव नहीं काम करेगा, क्योंकि वो चालक का बना होता है। समझ आ गई बात? इसी को बोलते हैं परिरक्षण। तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद से कोई भी अगर चालक है तो उस चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जीरो होता है। उस चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र होगा, उस चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन उसके अंदर जीरो होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्यों जीरो होता है सब कुछ समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये क्लास जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।